हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिमेंशनल एनालिसिस और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इस पे पूरे कंसेप्ट की वीडियोस और विद क्वेश्चन जो एमसीक्यूज थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी और इसका पूरा कंसेप्ट, इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कंसेप्ट इसमें नहीं है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी आपको पूरा कंसेप्ट इस वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, या तो इस वीडियो में या तो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ होती है वो ये होती है कि इसमें एक्सेलरेशन क्या लेना है। बहुत सारी वीडियोज़ आप देखेंगे, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे एक्सेलरेशन ये ले लो वो ले लो। या तो कोई परफेक्ट रीज़न नहीं समझा पा रहा है, और या तो वो एक्सेलरेशन अपने हिसाब से एडजस्ट करवा के आपको समझा रहा है। आपको एक्सेलरेशन किसी के हिसाब से नहीं सीखना है। मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको ये कंसेप्ट ऐसे सीखना है जैसे इसको आप सोच सकते हैं, ताकि आप इसको भूलें ना। कोई भी चीज़ फिज़िक्स में अगर आप रटने की कोशिश करते हैं तो बहुत आसानी से वो आपके दिमाग से उड़ जाएगी, आपको समझ में नहीं आने वाला। तो मेरा मानना ये है कि आप कंसेप्ट्स को समझें, कंसेप्ट्स को समझे ही ना उसे अप्लाई करें, और अपने दिमाग में रीस्टोर रखें उसको, और ताकि आप उसको भूले ना, अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन का क्या माजरा है, देखते हैं भैया, और इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, जहाँ तक मेरी गारंटी है। सपोज दैट भाई, हमारे पास एक अर्थ माता होती है, जो सबको पता है, अर्थ माता हमारी बन गई। अब सपोज दैट हम एक मोटू सा आदमी यहाँ पे, जिसके 2 हाथ 2 पैर हैं, खड़े कर देते हैं, और यहाँ पे एक बॉल है, ये एक बॉल है, और ये मोटू आदमी इस बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है अर्थ पे खड़े होके। तब जब ये बॉल, जो हमारी ये बॉल है, ये बॉल जब हमारी ऊपर की ओर जाएगी, मान लो बॉल यहाँ पे पहुँच गई, तो जब ये बॉल ऊपर की ओर जाती है तो अर्थ माता, सबको पता है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, और जो चीज़ें ऊपर जाती हैं वो नीचे की ओर आती हैं। ठीक है, अब न्यूटन चच्चा ने ये बताया था, तो इस पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। तो ये बॉल नीचे की ओर, ये वाली बॉल आती है, क्यों? क्योंकि माता इसे अपनी ओर -g एक्सेलरेशन से खींचती हैं। मैंने यहाँ पे -g लिख दिया, यानी कि साफ स्पष्ट है कि जब कोई वस्तु, जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तब उस पर -g एक्सेलरेशन काम करता है। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा इसलिए लिखा मैंने क्योंकि देखो, एक्सेलरेशन -g या +g नहीं होता है, हम उसको समझने के लिए लिखे हैं इसे इस तरह से, डायरेक्शन वाइज हम समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए आप समझिए जैसे अर्थ माता जो है वो केंद्र की ओर ही खींचेंगी किसी ऑब्जेक्ट को। आप दुनिया में इधर फेंक दें ऑब्जेक्ट को, इधर फेंक दें, कहीं भी फेंक दें, अर्थ माता उसे अपनी सेंटर की ओर ही खींचती हैं। ठीक है, तो कहीं भी ऑब्जेक्ट फेंका जाता है अर्थ सरफेस से ऊपर, तो वो क्या कहते हैं, सेंटर की ओर आकर्षित होता है पृथ्वी के द्वारा। तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g वर्क करता है। -g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करता है। और क्यों वर्क करता है? क्योंकि हम वस्तु को इधर फेंक रहे हैं और वस्तु को अर्थ अपनी ओर इधर से खींच रही है, इसलिए -g एक्सेलरेशन वर्क करता है। क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और हम जो अर्थ है वो सेंटर की ओर इधर ऑब्जेक्ट को खींच रही है, इसलिए जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव लेंगे आप हमेशा। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा -g ही लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो सपोज दैट ये हुआ अर्थ सरफेस। ठीक है, यहाँ पे खड़ा है वो आदमी जो ऑब्जर्वर है, देख रहा है, यहाँ से ये गेंद जो है वो नीचे की ओर गिर रही है। अब भैया, जब गेंद स्वयं ही नीचे की ओर खुद ही गिर रही है और सेंटर की ओर इसे खींच भी अर्थ इसी डायरेक्शन में रही है, तो एक्सीलरेशन जाहिर सी बात है पॉजिटिव लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई जब सेंटर की ओर, इसी गेंद को सेंटर की ओर अर्थ खींच रही है और ये गेंद बेचारा खुद इसकी ओर गिर रहा है, तो यानी एक्सेलरेशन को ये सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिया जाएगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई भी एक याद कर लीजिए। या तो ये याद कर लीजिए कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो निगेटिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो वस्तु है वो ऊपर की ओर जाती है और धरती माता उसे नीचे की ओर खींचती हैं, इसलिए निगेटिव एक्सेलरेशन उस पर कार्य करता है। ठीक है, अब अगर
या तो ये याद कर लीजिए कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो धरती माता भी उसे चूंकि नीचे की ओर ही खींचती हैं, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव लिया जाएगा। यह आपका कंसेप्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो गया। इससे ज़्यादा इस कंसेप्ट में कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इससे ज़्यादा कंसेप्ट की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो मैंने क्या कहा, जब वस्तु ऊपर की ओर जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव, और जब वस्तु नीचे की ओर आएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा आपका पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए देखते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जब हम कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा वो हमारा निगेटिव होगा, और अंतिम वेलोसिटी यानी v जो होगी, फाइनल वेलोसिटी, वो 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे अर्थ सरफेस था, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे करके ऊपर की ओर फेंके तो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। तो अब आसमान में उड़ता ही तो चला नहीं जाएगा। या तो हम इसको 11.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दें, जो कि एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की। अगर 11.4 किलोमीटर पर आवर से किसी वस्तु को हम फेंक पाते हैं, यानी ऐसी वस्तु जिसकी स्पीड अगर हम 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड 11.4 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हम फेंक पाते हैं तो अर्थ से स्केप कर जाएगा, नीचे नहीं आएगा। लेकिन अधिकतर वस्तुओं को हम फेंक तो पाते नहीं हैं, ठीक है, इतनी तेज़ से। मतलब जब हमको बाहर नहीं ले जाना है, हमको केवल ऊपर तो फेंकना है। आपने सिंपल बॉल देखी होगी, क्रिकेट बॉल, उसको हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, वो वाला माजरा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे मतलब जो बॉल जाएगी वो रुक जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगी। जब रुकेगी तो अंतिम वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। वही लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो जो उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो निगेटिव होता है, और वेलोसिटी जो फाइनल वाली होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशंस अंडर ग्रेविटी, यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी अब वो ग्रेविटी के अंतर्गत क्या होंगी। देखिए ये सारी इक्वेशन पहली दूसरी तीसरी जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं इनको हम लोग ने पढ़ रखा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में। इन्हीं का मॉडिफाइड रूप हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या हो जाता है। भाई जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाएगी, ठीक है, तो आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -g रख देना है, और ठीक है, और s यानी जो डिस्प्लेसमेंट था उसे हाइट में कन्वर्ट कर देना है, s इज इक्वल टू h रख देना है। और अंतिम वेलोसिटी जो होगी वो अगर ऊपर की ओर वस्तु फेंकी जा रही है तो अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगर कोई वस्तु नीचे की ओर फेंकी जा रही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको कोई वेलोसिटी देना, लेकिन अधिकतर केसेस में हम वेलोसिटी नहीं देते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मानते हैं। तो अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर केवल ऐसे पुश कर दी जाती है, ढकेल दी जाती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो कहीं ना कहीं जाकर रुकेगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। डिस्प्लेसमेंट को हम h से डिनोट करने लगते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, और एक्सीलरेशन अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो निगेटिव, अगर वस्तु नीचे की ओर गिर रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वस्तु भी नीचे की ओर गिर रही है और पृथ्वी भी उसे नीचे की ओर ही खींच रही है, इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आप सीख गए होंगे, उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं b इज इक्वल टू u प्लस AT, हम लोग इक्वेशन पता है। तो हम लोग वस्तु को ऊपर की ओर जब फेंकते हैं, जब वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अंतिम वेलोसिटी 0 हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अंतिम वेलोसिटी 0 है और u की जगह u रखा है, a की जगह -g रखा है, तो इसलिए 0 बराबर u माइनस gt हो गया और u बराबर gt हो गया। तो पहला इक्वेशन हमारा मोशन का निकल आया। दूसरा इक्वेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, फिर से b बराबर 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू a की जगह -g रख दिए हैं, s की जगह h रख दिए हैं, यानी कि हाइट जो डिस्प्लेसमेंट था यहाँ भी h हाइट डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन इसको हम h से डिनोट कर रहे हैं ताकि समझ में आए कि मोशन अंडर ग्रेविटी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कुछ फ़र्क है। तो ये दूसरा इक्वेशन निकल के आ गया। अब हमारा तीसरा इक्वेशन जो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का होल स्क्वायर, इसे हम चेंज करेंगे, s इज इक्वल टू h रख दिए हैं और ut की जगह ut ही रखा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमने नीचे से कुछ दे के भेजा है। a की जगह -g रख दिया है, a की जगह -g रख दिया है, इसलिए -हाफ gt स्क्वायर, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। अब आते हैं कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, जैसे पहला इक्वेशन लिखा हुआ है u इज इक्वल टू gt हम निकाले हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी से जब हम फेंकते हैं u से और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो टाइम जो टेकन होगा मैक्सिमम हाइट रीच करने के लिए, जैसे मानिए कि यहाँ से ये बॉल थी और ये टावर है, और यहाँ से हमने इस बॉल को ऊपर की ओर फेंका और ये टावर की ऊंचाई पर पहुँच गया, तो तब जो है टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना होगा। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ये जो बॉल है ये कितनी ऊंचाई तक गया है, जितनी ऊंचाई तक मैक्सिमम हाइट, उसको पहुंचने में कितना समय लगा है,
खंभे के सबसे ऊपर, ठीक है, वो टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहा है। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप पहली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, u इज इक्वल टू जी टी, जैसा हम लोग ने ऊपर डिराइव किया हुआ है। तो t इज इक्वल टू यू बाई जी हो जाएगा। और जब u की वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन से, क्योंकि u बराबर √2gh है, रख देंगे तो काट कूट के आपको ये मिल जाएगा √2h बाई जी। यानी कि आपसे कोई टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट पूछता है, यानी टाइम ऑफ एसेंट जिसे कहते हैं, तो ये हो जाता है √2h बाई जी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह से ये वाला कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। अब अगली कंसेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला कंसेप्ट भैया? अगला कंसेप्ट है, ये सारे फार्मूलाज आपको एज इट इज रख लेने हैं। ये हम बिल्कुल अच्छे से BHU और AU और एयरफोर्स NDA नेवी किसी भी एग्जाम में छोटे छोटे फार्मूलाज पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ जाते हैं, यूँ चुटकी में उड़ा के और चले ये नंबर पा जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, नाम हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट कितनी होती है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आप देखिए कि मैक्सिमम हाइट किस में है। एक तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमने जो इस्तेमाल किया था वो इसमें किया था, किसमें? थर्ड इक्वेशन में। और एक मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला जो है वो सेकंड इक्वेशन से हम ले सकते हैं। सेकंड वाला ज़्यादा ईजी, ज़्यादा कन्वीनियंट इसलिए है क्योंकि इसमें केवल दो क्वांटिटीज़ हैं, एच और यू। तो हम ज़्यादा वेरिएबल्स में कंफ्यूज नहीं होना चाहते, इसलिए सेकंड इक्वेशन का यूज़ हम मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए करेंगे। वो जो टावर की ऊंचाई थी ना, वही निकालनी है हमको कि कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। तो अगर किसी को हम यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंकते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसके द्वारा जो मैक्सिमम हाइट, जैसे मान लो आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे से गेंद को फेंका, तो आपको जो मैक्सिमम हाइट कितनी ऊंचाई तक गेंद जाएगी उसका फार्मूला है ये। ठीक है, तो वो एच मैक्स होता है यू स्क्वायर बटे 2g। जैसे आपने मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने ऊपर की ओर गेंद फेंका, तो मैंने पूछा ये गेंद कितनी ऊपर तक जाएगी, तो आप कहेंगे यू स्क्वायर यानी 30 × 30 और बटे में 2g यानी कि 2 × 10। 0 से 0 ख़त्म और 2 से 15, तो 15 या 45 मीटर, तो 45 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर आप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को, क्रिकेट बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो 45 मीटर ऊंचाई पर जाकर रुक जाएगा और फिर नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। तो ये फार्मूला भी आपका क्लियर होना चाहिए। पढ़ते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पे, देखते हैं अगला कंसेप्ट हमारा क्या है। अगला कंसेप्ट हमारा 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को देखिए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है, तो आपको पता है कि जो खंभा था, हमारा खंभा, इस ऊंचाई को जितने समय में हमने कवर किया था उतने ही समय में गेंद नीचे भी गिरेगी। यानी जितनी ऊंचाई से गई थी उतनी ही ऊंचाई, जितनी ऊंचाई गई थी टी समय में, टी ही समय में उतनी ऊंचाई नीचे भी उतरेगी। यानी टी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2t, तो 2t टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, यानी कितनी देर तक हवा में गेंद थी। तो वही आपने ऊपर निकाला था ना, टाइम ऑफ एसेंट, यानी कि टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसी को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया गया है 2u/g। इसको याद कर लीजिए, बस काम खत्म। अब आते हैं, अब है कि nवां सेकंड में तय की गई ऊंचाई। अब nवां सेकंड में तय की गई दूरी का फार्मूला मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने आपको सिखाया था कि ये होता है SN इज इक्वल टू यू प्लस में 1/2 इंटू 2n-1 और इंटू में g। अब यही आपको करना, इंटू में a। अब आपको करना क्या है, इस a की जगह आपको -g रख देना है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर की ओर वस्तु के फेंक रहे हैं। ठीक है, -g एक्सीलरेशन a की जगह रख दीजिए और u जो है, u ऐसे रख लीजिए, तो और s की जगह आप h कर दीजिए, तो आप HN इज इक्वल टू लिख सकते हैं u। और यहाँ पे अगर g, a की जगह -g रखेंगे तो ये जो प्लस है वो ये माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो u माइनस 1/2 2n-1 और इंटू में g, ये हो जाएगा फार्मूला आपका। क्या कहते हैं, किसका फार्मूला हो जाएगा कि nवें सेकंड में कितनी हाइट गेंद कवर करेगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यदि मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे से एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता हूं अपनी छत की तरफ, तो 5वें सेकंड में उसके द्वारा तय की गई ऊंचाई बताइए। तो उसके लिए ये फार्मूला है, n बराबर 5 रखेंगे और g बराबर 10 रखेंगे। यू वेलोसिटी मैंने बताई थी 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे, आप आसानी से ऊंचाई निकाल सकते हैं। अब आते हैं सब इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। देखिए कि अगर बेग नियत हो, यू अगर नियत हो यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर नियत हो, तो T1g1 इज इक्वल टू T2g2, H1g1 इज इक्वल टू H2g2 होता है। कैसे होता है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप पता कर सकते हैं कि अगर u नियत होगा तो t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g हो जाएगा। यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू जी टी आपने लिखा था। अब अगर मैंने क्या कहते हैं, इसको नियत कर दिया, u को नियत कर दिया, तो t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू g हो जाएगा, यानी tg का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो जाएगा, यानी T1g1 इज इक्वल टू T2g2। यही कंसेप्ट तो लिखा हुआ है। इसको आप समझें ना समझें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको आप एग्जाम में डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो। मैंने सारे पॉइंट्स इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग ये ना कहें कि कोई पॉइंट छूटा हुआ है।
तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा। अगर जी नियत होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपका जी कांस्टेंट हो जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट ही होता है अर्थ के केस में, तो आप देख सकते हैं कि यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, जैसा कि दूसरे इक्वेशन में हमने निकाला हुआ है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो अगर जी कांस्टेंट है अर्थ के लिए, तो यानी कि जो हमारी u1/u2 वेलोसिटीज़ का अनुपात है वो √h1/h2 होगा। ठीक है, अब मान लो एक गेंद आप 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं u1, और एक गेंद आप 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकते हैं u2, तो आपको दोनों की हाइट का रेशियो पूछ सकता है। तो दोनों की हाइट का रेशियो करने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, तो u1/u2² इज इक्वल टू h1/h2, या तो आपको h1h2 देके u1u2 का रेशियो पूछ लेगा, तो जो भी पूछेगा आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो ये भी हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं कि क्या कहते हैं केस 2 पे। केस 2 पे हम आते हैं, तो केस 2 पे हम देखेंगे कि यदि वस्तु विराम से u=0 से गिरना प्रारंभ करे। मैंने क्या कहा, अभी तक हम वस्तु को फेंकने की बात कर रहे थे, अब वस्तु हमारी जो है वो नीचे की ओर गिरेगी। तो ये है हमारा खंभा, यहाँ पे रखी है गेंद, अब ये नीचे की ओर अगर गिरती है u=0 वेलोसिटी से, तो मैंने बताया कि अर्थ भी इसको नीचे की ओर खींच रही है, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये सपोर्ट कर रहा है इसको। भाई गेंद भी नीचे की ओर गिर रही है और अर्थ भी इसे नीचे की ओर सेंटर की ओर ही खींच रही है, तो आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस केस में हम बात करते हैं। इस केस में आपको फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। जैसे आपके पास, आप जब गेंद को फेंकते हैं ऊपर से नीचे की ओर आती है, तब जब आपके हाथ में गिरने ही वाली होती है उसके 1 सेकंड पहले उसकी कुछ वेलोसिटी रहती है, और जब ऊपर की ओर जाकर रुक जाती है तो वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो 0 होती है, जब उसको हम गिरने के रूप में कंसीडर करेंगे, तब मान लो कि यहाँ पे गेंद है, तो ये जब गिरने लगेगी तो u=0 से गिरना तो प्रारंभ करेगी। भाई कहीं वेलोसिटी 0 हुई होगी तभी तो गिर रही है नीचे, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कहीं नीचे आके कुछ ना कुछ होगी। तो यानी कि इस बार फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। यानी कि जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर u=0 से गिरना प्रारंभ करती है, तो आप b=u+at, h=ut+s=ut+12at² और b²u²+2s का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें आप u=0 को रखेंगे, a बराबर आप रखेंगे प्लस का g, रखेंगे। ठीक है, और यस बराबर h रखेंगे, और सारी इक्वेशंस को देख लेंगे तो आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगे, 1, 2 और 3। ठीक है, तो वो इक्वेशंस आप आराम से देख सकते हैं, उनकी पे मैं नहीं जा रहा, पहला आपको केस मैंने बता दिया था। इसलिए अब इसको आप रट लीजिए कि जब कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तब b=gt होता है, h=12gt² होता है, b²=2gh होता है। इस समय टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट नहीं होगा, यहाँ पे टाइम टू रीच द ग्राउंड, जो मैक्सिमम हाइट को रीच करने में समय लगा था वही लगेगा। यानी देख लो सेम एक्सप्रेशन √2h/g निकला हुआ है। टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें 2b/g हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास b है, इस बार u0 है, तो 2b/g हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो u/g है। ठीक, समझ में आ गया? सेम ही फार्मूला है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आपके आ जाएगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई पिंड या वस्तु h ऊंचाई से गिराया जाए तो t समय के बाद सतह से उसकी ऊंचाई बताइए। इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, चलिए चलते हैं आपको पेज में लेकर तब समझाते हैं। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये हमारा है टावर, ठीक है, और ये हमारी है सरफेस। यहाँ से कोई वस्तु जो है वो नीचे की ओर गिर रही है, इस टावर की ऊंचाई है h। अब ये वस्तु जो है वो इतनी ऊंचाई h गिर चुकी है, तब पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है, यानी d। तो इस d को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस d को निकालने के लिए आपको टोटल हाइट जो खंभे की ये पूरी हाइट है उसमें में से जितना हाइट ये गिर चुका है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये d निकल आएगा। यही पूछ रहा है वहाँ पे। तो h आपको मैक्सिमम हाइट खंभे की पता रहेगी, क्वेश्चन में दी रहेगी, और h आपको निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई कर देना है। आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है? आपको सिंपल सा फार्मूला इस स्मॉल h को निकालने के लिए अप्लाई करना है, h=ut प्लस हाफ gt। एक मिनट, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो s लगाइए, s=ut प्लस में हाफ at²। अब देखिए वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा, तो a की जगह g रख दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसलिए ut 0 हो जाएगा, s की जगह h रख दीजिए, तो ये हो जाएगा स्मॉल h हाफ ऑफ gt²। ठीक है, तो h की जगह, स्मॉल h की जगह ये रख दीजिए, और कैपिटल H, तो d हो जाएगा कैपिटल H माइनस हाफ gt², और यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए यही यहाँ पे लिखा हुआ है।
ए यहाँ पे स्टार बना के यही लिखा हुआ है कि एच डैश इज इक्वल टू या डी बराबर इज इक्वल टू एच माइनस कैपिटल एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपको कौन सी ऊंचाई है, नीचे सतह से ऊंचाई पूछा था जो, ठीक है। अब आते हैं अगला जो हमारा है अगला पॉइंट क्या है कि इफ़ जी इज कांस्टेंट। अब आप जानते हैं कि अगर जी को हम कांस्टेंट कर दें तो वहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि क्या कहते हैं एच इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन देखिए हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है दूसरा इक्वेशन। तो अगर हम जी को कांस्टेंट कर दें तो ये कांस्टेंट और हाफ भी कांस्टेंट, इनसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि H1 और बटे में H2 और इसका रूट ले लें अगर हम, तो ये T1 बटे में T2 के बराबर होगा। अब इससे भी क्वेश्चन बढ़िया से पूछा जा सकता है, आपको T1 T2 दे देगा तो H1 H2 का रेशियो पूछ लेगा, H1 H2 दे देगा तो आपको इनका क्या कहते हैं T1 T2 का रेशियो पूछ लेगा। तो इसको भी आप कर सकते हैं, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं भाई, इनको बिना पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, आपको करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। और क्या मेहनत यार, 20-20 मिनट के वीडियोज़ हैं, 2-3 बार देखोगे आ जाएगा, 2 क्वेश्चन हो गया उसमें से भी, ऐसे करके 2-2 क्वेश्चन इकट्ठे करते रहेंगे, आपका पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। आपको 300 में 300 स्कोर AU में कर दें, कहो आप 450 नंबर में से 420 430 स्कोर BHU में करके चले आएँ, आप टॉप कर जाएंगे, हॉस्टल पर आ जाएंगे, रहेंगे, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये सब मेहनत पे डिपेंडेंट है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, लास्ट कंसेप्ट, कि 90 सेकेंड में जैसे मैंने कहा कि 5वें सेकेंड में ये वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, तो मैं पूछूं कि 5th सेकेंड में ये जो है वो कितनी दूरी तय कर लेगी, मतलब ऊपर से नीचे कितना ये हाइट तय कर लेगी, कितना गिर जाएगी 5वें सेकेंड में। तो आपको इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है 2n-1/2 इंटू जी। तो अगर मैंने पूछा 5वें सेकेंड में कितना दूरी गिरेगी, तो 2 इंटू यानी कि जगह 5 माइनस का 1 और बटे में 2 और इंटू में 10 रख दें जी का मान, तो 2 5 जा 10 हो गया, और यहाँ पे 2 पंचे 10 में से 1 गई 9 और 9 बचे 45, यानी 45 मीटर हाइट गिर चुकी होगी वस्तु 5वें सेकेंड में, ठीक है। तो अब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, आई होप। तो आप मेहनत करते रहिए भैया, पढ़ते रहिए, और इस तरह से मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करता रहूँगा। अब अगले वीडियो में मैं इसके क्विज पे बात करूँगा, कि इस पे किस तरह के क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, और आपका ये पूरा कंसेप्ट क्लियर। इससे भी मैक्सिमम एक क्वेश्चन देखने को आपको BHU में तो ये क्वेश्चन ये आ जाएगा, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इस बार एक क्वेश्चन इससे आने वाला है। और एयरफोर्स की अगर मैं बात करूँ, एयरफोर्स की, तो बिना इसके पेपर नहीं बन सकता, एक क्वेश्चन इसका बिल्कुल आने वाला है, आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 20 मिनट के इस कॉन्सेप्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस मिलती रहें, आपका ही फ़ायदा होने वाला है। बाकी मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।